बांसवाड़ा न्यूज चैनल पर आज फिर बांसवाड़ा के वरिष्ठ पत्रकार दीपक जी श्रीमान आप पधारे, आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है। तो दीपक जी, वैसे अभी चुनावी मौसम चल रहा है और कुछ हो भी चुका है, तो इस बारे में आपकी क्या राय है? जी, मतदान हो चुका है जी, धड़कने लोगों की बढ़ती जा रही है जी जी, और 4 तारीख का सभी को इंतजार है। 4 तारीख, लेकिन सबसे बड़ी चीज है यहाँ समझने की बात जी कि जो बैलेट पेपर के ऊपर जो नाम थे, जी, चुनाव उसी पे हुआ, लेकिन असल में ये नहीं है। जी। असल में उसके पीछे 3 और है। अच्छा, 3 और है? 3 और ताकतें हैं जी, 3 शक्तियाँ। 3 शक्तियाँ। जी, सबसे पहले कि टीएसपी क्षेत्र से पहले जो लोग आदिवासियों का लाभ लेते थे, उन लोगों ने यहाँ पर जी, जितना इंटरेस्ट लिया है या इन्वेस्टमेंट किया हम्म, वो पर्दे के पीछे है। पर्दे के पीछे से क्या है? दूसरी शक्ति आती है जिसको कई राज्य देश में ऐसे है जो अलग प्रवृत्ति से चल रहे हैं। जी, उन राज्यों के लोगों की दखलंदाजी भी रही। दूसरे राज्यों की भी? जी जी, इसका प्रमाण है। और मैं तो पुलिस प्रशासन ने, मैं अभी आपको पूरी डिटेल वो नहीं दूंगा, लेकिन एक बार जो कार्रवाई की थी चर्चित रही जी, कि पुलिस ने ऐसा क्यों किया, तो उसके पीछे बहुत समझ जिसे के माना जा सकता है, वो समझ थी। उस समझ के कारण जी जी जी, बड़ा कठोर निर्णय पुलिस ने लिया था। पुलिस मतलब प्रशासन पूरी बांसवाड़ा जिला पुलिस ने दूरदर्शी सोच रखी। जी जी बिल्कुल। और तीसरी चीज है, इस चुनाव में विधायक अर्जुन सिंह बामनिया दिखते हुए सामने नहीं, बैलेट पेपर पे नहीं है। अच्छा, लेकिन तीसरा है कि मालविया और बामनिया, इन दोनों की जो प्रतिस्पर्धा कह सकते हैं वो लड़ेगी। तो ये 3 चीजें वो है जो बैलेट पेपर पे तो नहीं है, लेकिन लोगों के जहन में है। तो अब हम चर्चा करते सामने आता है कि अभी जो भी आम चर्चा है आपके सामने, अब आप ही बताएं कि आपको क्या लगता है कि कौन कौन मैदान में है या मुख्य मुकाबला किसमें है? बिल्कुल। तो आपका जवाब क्या होगा, मुख्य मुकाबला किसमें मानते हैं? मेरे हिसाब से तो मालवीय जी और बाप पार्टी। जी जी, आम जनता का भी यही है ना? आम जनता का भी। लेकिन मैंने आपको बताया कि 3 चीजें भी काम कर रही है। अच्छा, वो 3 चीजें काम कर रही है। ये दिखता हुआ मुकाबला तो इनका है, लेकिन पर्दे के पीछे इन लोगों का भी मुकाबला है। तो एक व्हाट्सएप पे भी अब पड़ा हुआ चल रहा है कि जंगल कट रहा था और सारे पेड़ कुल्हाड़ी को वोट दे रहे थे। वो समझ रहे थे हत्ता तो हमारा है, क्योंकि लकड़ी का होता है। लकड़ी का होता है। लेकिन वो 3 शक्तियां मैं बता रहा हूँ, ये 3 वो धार थी जो चली है। तो लोगों के जनमानस पे कितना प्रभाव डाल पाई है, वो समय के गत में 4 कोई हमारे सामने आएगा, बिल्कुल उसका प्रभाव रहा। लेकिन अगर हम जीत की बात करते हैं, आम जनता कहीं ना कहीं छठी इंद्री काम करती है। आप किसे अपना लोकसभा क्षेत्र का भेजना चाहते हैं जी, तो आपके दिमाग में क्या चीज रहने वाली है? आदमी जानने वाला हो, आदमी हमारे क्षेत्र के लिए कुछ लेके आ सके, आदमी अपनी आवाज उठा सके। तो इन सब बिंदुओं के ऊपर देखा जाए तो 1 नंबर पे मालवीय, 40 साल का अनुभव है। दूसरी चीज है कि जो चुनाव लड़े जा रहे हैं, देखिए हर आदमी चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ता है। ये भी इस बार सामने अच्छा, आया है। जीतने के लिए चुनाव नहीं लड़ नहीं, हर आदमी हराने के लिए लड़ रहा है किसी को? नहीं, हराने के लिए भी नहीं। अच्छा, इस पर और चीजें है। एक आदमी जीतने के लिए लड़ रहा है, बिल्कुल, और वो आत्मविश्वास के साथ है, तो वो मालवीय है। दूसरे वो होते हैं जो चुनाव लड़ते हैं भाग्य आजमाने के लिए, उसमें आप राजकुमार रोत को ले सकते हो, नसीब। तीसरे वो आते हैं कहीं मेरी तकदीर खुल जाए, तो अरविंद सीताराम और आपके सामने है। बिल्कुल।
अब जो आते हैं तीसरी तरह के लोग जो चुनाव मैदान के अंदर है, राजकुमार रोत के अलावा 2 राजकुमार और है, बिल्कुल। तो वो जीतने के लिए मैदान में नहीं है, अच्छा, वो वोट काटने के लिए वोट मैदान काटने है। के लिए। तो ये सारा समीकरण जो आपके सामने बैठता है, उसमें आम जनता अगर उसने अपने विवेक का प्रयोग किया है तो जीतने के सारे बिंदुओं पे 1 नंबर पे महेंद्र मालवीय आता है। 1 नंबर पे। जी। और दूसरे नंबर पे? दूसरे नंबर पे राजकुमार रोत को आप इसलिए ले सकते हैं जी, क्योंकि जो मैंने 3 शक्तियां आपको बताई है, जी। वो तीनों शक्तियां राजकुमार रोत के साथ है। अच्छा, जो बैकग्राउंड के पीछे थी। हाँ, वो उसमें खास चीज ये है कि जो क्षेत्र जनजाति क्षेत्र के लोगों को लाभ मिल रहा है उसमें कहीं ना कहीं कटौती हो या किसी ने अपना हिस्सा काट लिया हो, तो वो दर्द वाले लोग उनके साथ हैं। बिल्कुल। तो दूसरे नंबर पे कहीं ना कहीं आप राजकुमार रोत को गिन सकते हो। और सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ पे जो प्रधानमंत्री की सभा हुई थी, तो प्रधानमंत्री जी ने जो भी कहा था, किस परिप्रेक्ष्य में कहा था, तो वो चुनाव के बहुत बाद आज उन्होंने स्पष्ट किया है। कल की सभा में अगर आपने सुना हो कि 10 बच्चों वाली बात थी, जी, तो उन्होंने कहा गरीब आदमी भी 10 बच्चे पैदा करता है। बिल्कुल। लेकिन उस समय भारतीय जनता पार्टी के लोग या भारतीय जनता पार्टी के नेता इस बात को मजबूती से नहीं रख पाए। लेकिन कल प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया, आप ही देख लीजिए, आप अगर ग्रामीण क्षेत्रों में, क्योंकि आपका चैनल भी काफी प्रसारित है, काफी आप जाते भी है, तो एक घर के अंदर 10-10, 12-12, 15 बच्चे होते हैं, लेकिन खाली उसको मुसलमानों से जोड़ के, मुस्लिम समाज से जोड़ के, तो वो चुनाव में हथकंडे ये अपनाए जाते हैं। कहीं तीर लग जाए निशाने पे। जी जी, वो है। तो ये सारी स्थितियां थी। तो अब इस पर कितने लोग भ्रमित हुए। जागरूक इंसान है जो बांसवाड़ा का भला चाहता है, वो आदमी तो वोट एक ही आदमी को देगा। किसे? महेंद्र जी मालवीय को। मालवीय को देगा, क्योंकि उनको देखा हुआ है, परखा हुआ है, जिस काफी लंबा अनुभव भी है, 40 साल अनुभव भी है। और सबसे बड़ी चीज है कि उन्होंने जो इस क्षेत्र को दिया है वो दूसरा कोई नेता दे नहीं पाया आज तक। जोशी जी की बात कह सकते हैं? मैं जोशी जी से आगे मानता हूँ। अच्छा, आगे जी जी। अपनी पहली मुलाकात हुई थी तो फिर मैंने आपको बताया था संभवतः कि ये भ्रम है कि जोशी जी ने ही दिया है। जोशी जी बिल्कुल, ये ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। लेकिन उसके बाद यहाँ अगर इंजीनियरिंग कॉलेज ले लो, वेद विद्यापीठ ले लो, शिक्षा के क्षेत्र में दूसरा ले लो, सबसे बड़ा माही की जिसको जीवन रेखा कहा जाता है, माही की केनालों के लिए जो करोड़ों रुपए, हाई लेवल केनाल, तो ये सब कुछ सपना सा लगता था देश को साकार करके महेंद्र मालवीय ने इतना विशाल बजट कह सकते हैं, विशाल बजट इस क्षेत्र को मिला है। और जब वो टीएडी मंत्री थे तो आज कलेक्ट्री परिसर में घुसते ही आपको नजर आएगा महेंद्र मालवीय द्वारा बनाया गया जनजाति भवन। उस ऊपर चले जाएंगे तो दूसरा आपको राजीव गांधी केंद्र दिखेगा, ये भी। उसके पीछे चले जाओ तो एक और जनजाति भवन दिखेगा। 3 है तो एक ही क्षेत्र में, एक ही परिषद में। क्षेत्र। तो जो विकास की कहानियां लिखी गई है वो कहानियां लिखने वाला तो महेंद्रजीत सिंह मालवीय है। कहीं ना कहीं इतिहास में लिखा भी जाएगा। बिल्कुल तय है, तय है। इतिहास सामने आता है, कुछ समय के लिए दब सकता है, साक्षात है, साक्षात है। अब हम मूल इसमें आते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय जो दल आते हैं, क्योंकि अगर तीसरा आप जिसको हम लोग बीएपी या बाप पार्टी कहा जाता है, उसके अस्तित्व का मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा अस्तित्व होने वाला है, क्योंकि बीटीपी, इसके पहले बीटीपी और बीटीपी से बाप, मतलब 5 साल भी आप रह नहीं पाए। तो इसीलिए मालवीय जी कभी कभी कहते हैं कि बाप के बाद आई। हाँ बिल्कुल, उसका कारण है कि आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं है। आपने मुझे वरिष्ठ पत्रकार कहा, लेकिन मैं सबको कहता हूँ कि पत्रकार, हर पत्रकार वरिष्ठ है, तो वो काम ही ऐसा कर रहा है। मैं अपने आप को सबसे जूनियर मानता हूँ, क्योंकि मुझे हर पल सीखना है। तो कुछ लोगों को शौक होता है, कई बार कई मैंने चैनलों में देखा है कि कई लोग बताने का प्रयास करते हैं, किसी को बताते हैं राजनीतिक समझ वाला, या किसी को कुछ और बता देते हैं। गुणगान करने से कुछ नहीं, आप जो बोल रहे हो आपकी अभिव्यक्ति बताती है, आपकी योग्यता बताएगी।
वो चीजें सामने आती। तो हम इन चीजों को अगर एनालिसिस करते हैं तो अब नुकसान, अगर कांग्रेस पार्टी में सबसे ज्यादा अगर नुकसान होगा तो वो बांसवाड़ा जिले का आदमी नहीं है। अच्छा। जिसको सबसे ज्यादा नुकसान होगा वो है अशोक गहलोत, पूर्व मुख्यमंत्री। पूर्व मुख्यमंत्री। कारण? अब मैं आपको वो भी बता देता हूँ। इससे पहले जब चुनाव हुए थे, जब मालवीय जी को मंत्री नहीं बनाया गया था और बामनिया जी को बनाया गया था, दरअसल उस समय जब महेंद्रजीत सिंह मालवीय अपना नामांकन भर के निकले थे तो कुछ विकृत मानसिकता के लोग होते हैं, तो उनके पास सवाल भी विकृत ही होते हैं। मैं तो विकृत शब्द का प्रयोग करूंगा, जैसी सोच है वैसे ही अल्फाज भी होंगे। तो एक सवाल उनसे जान करके पूछा गया था, पूछवाया गया था, भगवान जाने, अच्छा, तो क्या आप मुख्यमंत्री पद की दौड़ में हैं या नहीं। उसमें शामिल है। तो ये सवाल और इसका जवाब निश्चित रूप से कोई हर विधायक के अगर मुख्यमंत्री तो विधायक बनता ही इसीलिए, लेकिन यही सवाल संभवतः किसी बड़े नेता को चुभ गया, इसी के चलते उनको मंत्री नहीं बनाया गया। अच्छा, कहीं न कहीं उस बात को, छोटी सी बात को बहुत बड़ी जी जी जी, वो मीडिया की बदमाशी, अच्छा, इसको विकृत मानसिकता बदमाशी कहते हैं, वो बदमाशी। तो ये अभी भी कई बार देखा मैंने, कई सवाल किए जाते हैं। सवालों का होता है ना, एक जैसे एक जानवर का ऊंट का ही ले लिया, ऊंट के विवाद को, तो एक सवाल, क्योंकि मीडिया कर्मी बन के गए हुए, तो साहब ऊंट के ऊपर आप बोलिए, तो सामने वाला निश्चित रूप से गधा घोड़ा सब कुछ भी बोल, आप सवाल ऐसे मत करो। इस क्षेत्र के बारे में अगर 3 शक्तियों का मैंने इशारा किया है, तो 3 शक्तियों की ओर मीडिया को सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा। आप किससे क्या सवाल कर रहे हैं, आपका एक जवाब जनता में क्या प्रभाव डालेगा, ये आपको चिंतन करना चाहिए। इसीलिए उसे चौथा स्तंभ कहा गया। जी बिल्कुल, चौथे स्तंभ की मर्यादा को रखना। आप मर्यादा खो दोगे, अगर आप घोड़े गधे की भाषा के ऊपर चले जाओगे तो आप मर्यादा खो दोगे। कहीं ना कहीं मतलब खोती हुई दिखाई भी देती। हाँ, तय है ना, आपके सवाल जनता को बताते हैं। बड़े नेता, कांग्रेस के बड़े नेता आए थे, मैं कई सवाल कर रहा था, तो प्रदेश अध्यक्ष के बाद प्रदेश प्रभारी को बीच में बोलना पड़ा, इसके बीच में कोई और कूद पड़ा, जिस सवाल का कोई मतलब नेशनल उससे परिप्रेक्ष्य में नहीं था। बिल्कुल, लेकिन वो सवाल करना मतलब वो मूर्ख लोगों का काम है। आपको नहीं समझे तो चुपचाप खड़े रहिए। बिल्कुल, देखिए आप, देखिए, सुनिए और समझने का प्रयास करिए, आपको डाटा आपका मिल जाएगा। तो कई चीजें हैं, गंभीरता पत्रकारिता में जरूरी है, और खास करके इस क्षेत्र में जो कुछ हो रहा है या जो कुछ महसूस किया जा रहा है, उसको सरकार भी महसूस कर रही है, आने वाले समय, हाँ, उसको प्रशासन भी महसूस कर रहा है, उसको यहाँ के लोग भी महसूस कर रहे हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए मीडिया जगत को अगर चौथे स्तंभ के लायक आपको रहना है जी, तो मर्यादाओं में रहना पड़ेगा, मर्यादाओं में सवाल करने पड़ेंगे। अगर हल्के सवाल करने हैं, ठीक है, आप आपका जो भी बढ़ाना है टी ये क्या बिल्कुल तो उनको जी, तो ये है। तो जैसे कि अभी बताया जा रहा है कि अभी सॉरी देखा जा रहा है कि बाप और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन बांसवाड़ा में होगा, ठीक, लेकिन आने वाले समय में कहीं न कहीं इसमें भी कुछ विवाद हो सकता, विचारों का विवाद। जी जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। ये गठबंधन सिर्फ बांसवाड़ा में ही, बांसवाड़ा में, राज्य के अन्य क्षेत्रों में नहीं, जहाँ पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के सुपुत्र लड़ रहे हैं, वहां पे भी पार्टी सामने है। तो और इसके पहले के अगर आप बयान देख ले, खुद अशोक गहलोत जी के बयान देख ले, उन्होंने बाप पार्टी के लिए कितना लोगों को चेताया था। बिल्कुल। तो अभी आज की तारीख में तो ये सिर्फ एक इसलिए है कि एक हाथी को पराजित करना है, मतलब महेंद्रजीत सिंह, एक ही टारगेट था कि महेंद्रजीत सिंह मालवीय को हराना। तो एक उद्देश्य को लेकर, ये किसी लीडरशिप के लिए नहीं है, क्योंकि एक चीज साफ है, एक छत्र साम्राज्य, चाहे वो हरदेव जोशी रहे तो वो भी जब तक जिंदा रहे वो विधायक रहे, तो एक छत्र साम्राज्य वो भी चाहते थे। अब बात आती है कि मालवीय जी अपने परिवार को आगे बढ़ा रहे हैं, तो ऐसा कौन सा परिवार है जो अपने बेटों को नहीं बढ़ा रहा है? बिल्कुल, वो तो मनुष्य का स्वभाव ही जन्मजात। अगर आप प्रभुलाल रावत को ले ले तो उन्होंने अपने बेटे को बनाया, हरदेव जोशी को ले लो तो वो अपने बेटे को विधायक तो नहीं बना सके, लेकिन पहले चेयरमैन बना दिया। चाहत होती है,
अभी विधायक अर्जुन सिंह की बामनिया है तो उन्होंने अपने बेटे को उप जिला प्रमुख बना दिया। तो ये परंपरा आप रोक नहीं सकते हो। ये परिवारवाद का जो भारतीय जनता पार्टी नारा देती है वो या सभी पार्टी वो सब जगह जगह, तो ये तो चलता है, चलता रहेगा। उसका कारण होता है कि नेता का बेटा नेता क्यों होता है। उसका कारण है कई लोग बाप तक नहीं पहुंच पाता है तो बेटे से हाथ पकड़ लेता है, और जब बेटा काम करवा देता है तो नेचुरली उसकी टीम बड़ी लंबी होती है, अपने आप स्थापित हो जाता है, वो अपना साम्राज्य। तो इनमें ये लोग इनके बच्चों को भी आप देखो तो पढ़े लिखे हैं, शिक्षित भी। अब आप भविष्य पूछ रहे हो कि भारतीय जनता कांग्रेस और बाप, अब आप खुद देख लो विधायक रमीला खड़िया का बेटा भी खुला बाप पार्टी के साथ, अर्जुन सिंह बामनिया का बेटा भी विकास वो भी साथ में। तो कहीं ना कहीं अपना तो अस्तित्व तलाशेंगे ना। अब अगर ये लोग बाप पार्टी में एक तरह से मुखिया अगर अगुवा हो जाते तो क्या बाकी इनको बर्दाश्त करेंगे? तो ये पेच वहीं आके फंसेगा। इसलिए ये गठबंधन कोई ज्यादा अभी सिर्फ एक ही चीज का गठबंधन है इनका, सिर्फ मालविया को हराना, और मालविया लड़ रहा है जीतने के लिए और ये लोग लड़ रहे हैं उसको हराने के लिए। तो ये सीधी सी गणित है। तो इसीलिए कि बांसवाड़ा जो डूंगरपुर लोकसभा जो चुनाव हुए हैं, ये हिंदुस्तान लेवल पे मैंने तो शायद अपने जीवन में पहली बार देखा है कि नेशनल राष्ट्रीय चैनलों पे भी, मतलब जैसे कह सकते हैं कि इन दो की वजह से, बाप और मालवीय जी की वजह से अरविंद सीता डामोर भी फेमस हो गए। जी वो तय है, जब वो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी का अपना इतिहास है। अभी कल ही मैंने प्रियंका गांधी का भाषण सुना था और प्रियंका जी दहाड़ रही है, बहुत जोर शोर से बता रही महात्मा गांधी जैसा नेता हुए थे, आजादी भी दिलाई, सत्य अहिंसा की गीता की राह पर चले थे, वो सब कुछ कहा जाता है। लेकिन आपकी कथनी अलग है और करनी अलग है। जैसे ही आप लोग सत्ता में आते हैं आपका नजरिया चेंज हो जाता है। बिल्कुल। आप सरकार में बैठे हो, जितनी नियुक्तियां आप करवा रहे हो वो राजनीतिक प्रभाव से करवा रहे हो। न्यायिक पदों के ऊपर जब आप लोग इस तरह की नियुक्तियां करवाओगे, जैसा गहलोत सरकार में हुआ था, जैसा उन्होंने गांधी पुरस्कार दिया था, आप अगर अतीत झांक लेंगे तो संभवतः आपको भी शर्म आएगी। अच्छा। तो ये कहीं ना कहीं एक प्रभाव का जो दुरुपयोग करते आए लोग, उसी का कारण है कि पतन में जाना पड़ा कांग्रेस को। अरविंद सीता डामोर को जो समर्थन मिला है, जो कांग्रेस पार्टी के वो वोटर जो आज भी जिंदा है, जो बरसों तक कांग्रेस को वोट देता है, तो वो हाथ का निशान देखता हो किसी नेता को नहीं जानता है, सिर्फ उसको पंजा ही नहीं रहता। तो अब कांग्रेस कह सकती है ये पंजा मेरा नहीं है, दुविधा में वो पहचान, चाहे मालविया खड़ा होगा, अशोक गहलोत खड़ा होगा या खड़गे खड़ा होगा, लेकिन नजर आएगा उस कांग्रेसी को पंजा ही, तो वो पंजे को वोट देगा। तो निश्चित रूप से अरविंद सीता डामोर को भी अच्छे वोट मिलेंगे। 50,000 से ऊपर? हाँ बिल्कुल तय है, तय उसको मिलना तय है, क्योंकि यहाँ जड़ों में कहीं ना कहीं कांग्रेस। तो इसका फायदा किसे पहुंचेगा अगर अरविंद डामोर 50,000 से ज्यादा? सीधा सीधा फायदा मालविया को पहुंचना है ना, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने, मतलब आश्चर्य की बात हंसी आती कि अपना सिंबल छोड़ने वाली पार्टी ने समर्थन दिया है, तो वो वोट अगर संभवतः चले जाते, बाप पार्टी में चले जाते, लेकिन जब कांग्रेस का सिंबल है सामने, आज सोनिया गांधी भी खड़ी हो गई, कहते लोग नहीं मानेंगे, वो हाथ को व्यक्ति को नहीं देखा जाएगा। तो कांग्रेस के बुद्धिजीवी ने सोचा नहीं कि यार हम ऐसा कर रहे हैं और इसका रिजल्ट क्या होगा? ये जिद है, ये जिद है, ये जिद स्थानीय नेताओं की जिद है, और उसके बाद में प्रदेश नेतृत्व भी नहीं चाहता है कि वागड़ का कोई नेता मजबूती से जनजाति का नेता आगे आ जाए, वहीं तक सीमित रखना चाहते हैं। ये प्रयास है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, आपने भी पढ़ा होगा कि जाट समुदाय को तोड़ने के खेल हुए, गुर्जर समुदाय को, मीणा समुदाय को। अब इस जनजाति नेताओं को, क्योंकि जनजाति क्षेत्र की एक खासियत रही है, जो वोट ऑफ परसेंटेज जाता है या ज्यादा सीटें जाती एक तरफा जाती है, बिल्कुल। तो आदिवासी नेताओं के बढ़ते प्रभाव को तोड़ने का एक षड्यंत्र है, जिसको यहाँ के लोग कम समझ पाते हैं। यानी कह सकते हैं कि दो शेर अगर आपस में भिड़ेंगे
तो घायल तो दोनों होंगे। बिल्कुल बिल्कुल तय है, लेकिन सबसे बड़ी चीज वही होती है कि एक वास्तविक शेर होता है और एक शेर की खाल में होता है। फर्क वहां आ जाता है। अगर दोनों ही शेर है तो कोई बात नहीं, आप पूर्ति रिक्त स्थान की पूर्ति तत्काल कर दीजिए, लेकिन आप कर नहीं सकते क्योंकि मालवीय को आप ही ने वो कर दिया है, या मालवीय ने अपने बूते पे इस ताकत को खड़ा किया है। आपको याद दिला तो हरदेव जोशी जी थे, लोग दिल्ली में तब कहते थे कि पहचान बांसवाड़ा की पहचान हरदेव जोशी है। तब मैं दिल्ली में बड़े नेताओं से उस जमाने में छात्र ही था, तो हाँ उससे भी पहले की बात है। तो जब मैंने उनको बताया कि 5 में से 3 विधानसभा क्षेत्रों में तो वो आदमी जीतता है जिसके ऊपर मामा बालेश्वर दयाल हाथ रख देता है। बिल्कुल जनता दल। और 2 सीटें जो कांग्रेस को मिलती है वो भी तय फिक्स थी, एक जोशी जी की फिक्स है, बाकी तो एक कभी घाटोल किया गया, एक बागीदोरा किया गया, कभी कुशलगढ़ किया। स्थायी सीट आपकी कोई भी नहीं, लेकिन तब क्योंकि वो मुख्यमंत्री थे इसलिए प्रभावशाली नेता माना जाता था, वो प्रभाव कभी नहीं रहा। अभी यही चुनाव है, इसमें सबसे बड़ी रोचक चीज ये कि जो भी एनालिसिस करते हैं पत्रकार या जो उनके सामने हमारे सामने आंकड़े है कि कांग्रेस के 4 विधायक, तो 4 में से एक तो मालवीय विकेट गिर गया, आप चला गया, आपको छोड़ के, तो अब तो बचे 3 की बात करो। 3 में से आप 2 पे आ जाओ, तो 2 विधायक ऐसे जिसको जीताने में मालवीय ने पूरी ताकत लगाई। तो आप किसकी जीत मानते हैं? वो उस विधायक की जीतती है, वो मालवीय की। ये 2 विकेट और बिठा दो, अब 1 बचता, तो बराबरी वाला मामला हो गया। तो ये जनता को मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा, जनता को समझना होगा। आपने जो गति पकड़ी है वो सबसे बड़ी मुद्दा आपको बता दो आरक्षण का, जिसके ऊपर बातचीत की गई। अगर आरक्षण को किसी ने वास्तविकता से समझा है तो उसके लिए तो महेंद्र मालवीय का आभार जताया जाएगा। कैसे? 50% आरक्षण और 50% जनरल टीएसपी क्षेत्र के लिए। उस टीएसपी क्षेत्र के 50% आरक्षण में अगर जनजाति का कोई बच्चा परसेंटेज के हिसाब से आगे आ रहा है कि उसका 70% है, 80% है, तो उसको आरक्षण में काउंट नहीं कर रहा है। अच्छा, वो फिर अपना वहाँ उसकी उसका मेहनत की उसका परिणाम है, उसका परिणाम, उसको मेहनत की उसका रिजल्ट मिलेगा, उसका मिलेगा। तो वो आरक्षण में नहीं आया, उसका चयन हो गया, लेकिन आरक्षित उसमें आरक्षण के कोटे में नहीं हुआ। अच्छा, तो इस चीज को न तो ये लोग समझा पाए, न लोग समझ पाए, और न ही समाज। हाँ, समाज को चारों तरफ से घेर लिया गया। आपने एक बहुत अच्छे वो कहते हैं ना, जिनको एक इतनी महत्वपूर्ण बात है वो लोगों को मालूम नहीं, आप मैसेज भी कर आपके माध्यम से पता पड़ा जी। तो ये सारी चीजें इसको समझना पड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज है कि अगर आप आदिवासियों की बात करते हैं, है ना जी, तो जब देश के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति पद के चुनाव होते हैं, एक आदिवासी महिला खड़ी होती है, तो क्या आपका नैतिक धर्म नहीं कि आप उसको वोट दोगे? बिल्कुल। लेकिन आप लोगों ने नहीं दिया, क्योंकि वो अब सोच है कि आप कौन सी सोच पे चले जा रहे हो? यहाँ आके सोच बदल गई, तो आप यहाँ समाज का व्यक्ति, वही कह रहा हूँ ना, और फिर राजनीतिक आ गई, राजनीतिक दल आ गया। या दल भी नहीं है ना, अब तो निर्दलीय हो। राजकुमार रोत तो निर्दलीय, तो भाई तेरे को वोट देने में क्या तकलीफ थी? जो एक आदिवासी महिला देश के सर्वोच्च पद पे जा रही है, आप उसका साथ नहीं दे सकते, तो दूसरा आदिवासी कैसे सोचेगा मेरा साथ देगा? तो इसके पीछे क्या कारण था? इसके पीछे कारण गहलोत ने जो अपनी सरकार को बचाने के लिए जो प्रयास किए थे, या उसमें राजकुमार रोत ने जो उसको कोई भी सहयोग दिया है, तो निश्चित रूप से उस सहयोग के पीछे के कई कारण रहे होंगे। मतलब एहसान मान सकते हैं, उस एहसान का आप जो भी आप मानो, मैं उसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता। वो भी चीजें जनता के सामने आ चुकी है कि कुछ तो हुआ था। अच्छा, तो व्यक्तिगत लाभ के लिए हुआ होगा, क्योंकि केस मुकदमे तो वो जो कांड हुआ था ना, हाँ, उसके मुकदमे वापस नहीं हुए। कुछ ही बच्चों को कुछ आज भी बाकी फंसे हुए उसमें। तो कहीं ना कहीं आपको आप सबसे बड़ा ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी, उसकी बैठक नहीं होना, ये तो राजकुमार रोत के लिए भी चुनौती। तो तुम भाई विधायक रह के कुछ नहीं कर सके तो सांसद रह के क्या कर लोगे दिल्ली में?
और या तो आप सरकार के सहयोगी थे, आपको बैसाखी बनाया गया सरकार बचाने के लिए, तो बैठे होंगे। तो आपने क्या किया? ट्राइबल एक क्षेत्र के लिए ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी की बैठक तक नहीं हुई। तो फिर तो निश्चित रूप से ये सोच जनजाति के युवाओं तक पहुंचानी जरूरी है। कहीं ना कहीं एक आम या जो भोले भाले सीधे साधे वोटर्स होते हैं, उनको कहीं ना कहीं मतलब वो दूरदृष्टि उनके द्वारा नहीं रखी जाती। हाँ, उसका वो एक कारण है ना कि एक जो आदमी बढ़ रहा है, एक आदमी अपने आदमी को बढ़ता हुआ देखना, उसको बचा पाना बड़ा मुश्किल काम है। एक अनजान आदमी आएगा, आगे बढ़ जाएगा। अगर कोई बाहर किसी अन्य प्रदेश से आया, वो आगे बढ़ गया, तो आप उसको बर्दाश्त कर लोगे। लेकिन बांसवाड़ा के पानी की खासियत ये है कि अपने लोगों को आगे बढ़ता नहीं देख सकते। जलन मतलब एक विशेष, हाँ, ये पानी भेंट है एक तरह की। हाँ, उस पानी की खासियत है, पानी की खासियत है, ये सबसे बड़ी खराबी, सबसे बड़ी कमी, कमजोरी, कुछ भी कह सकते हैं। यहाँ कोई किसी का सगा नहीं है। कई बार अधिकारियों से भी चर्चा होती है, तो बड़ा उनका लगता है कि साहब यही रह जाऊं, ये है, ये स्वर्ग है। तो मैं उनको एक ही बात कहता हूँ कि यहाँ सब कुछ कर लेना, कि किसी पे विश्वास मत करना। आप जिस दिन किसी पे विश्वास कर रहे हो, समझ लेना अपने ऊपर फंदा बांध दिया अपने लिए। तो उसका कारण यही कि जो सोच है हमारी, वो उतनी विकसित नहीं हो पाती। समय लगेगा। लेकिन अगर इस तरह की राजनीति जो चक्रव्यूह चारों तरफ से बांसवाड़ा को घेरा गया है, ये वो मैंने बताया ना, वो किस्सा जो व्हाट्सएप पे चल रहा है कि जंगल कट रहा था और सारे पेड़ कुल्हाड़ी को बोलते हैं। क्यों? ये लकड़ी का आता तो हमारे समाज का, लेकिन वो जो आगे का हिस्सा है, वार करने वाला हिस्सा, तो लोहे का, वो हत्ता, तो आप तो हत्ता लेके खड़े हो, तो उसी को हत्ता बना दिया। वो हत्ता आप मजबूत करो, कमजोर करो, आप क्या? तो ये समझ की जरूरत है। मैं तो यही कहूंगा कि जनता को अपना विवेक जागृत करना पड़ेगा। आज के बांसवाड़ा में और कल के बांसवाड़ा में रात दिन का अंतर है। आज किसी भी टापरे के बाद भी आप खड़े हो जाओ, तो आपको कम से कम 2 व्हीकल तो मिलेगा ही मिलेगा। 2 व्हीलर मिलना ही मिलना, 4 व्हीलर भी 50%, 4 व्हीलर 50%, हर घर मोबाइल, हर हाथ में मोबाइल, एक घर के अंदर 4-5 6 मोबाइल है। तो विकास तो कहीं नहीं। अब आप इसको महसूस करो नहीं करो, आप हर चीज अगर सरकार के ऊपर चले जाओगे, तो सिर्फ पछतावे के सिवा कुछ नहीं है। सरकार तो जितना देना है देती है, आगे भी देती रहेगी। लेकिन आपको मजबूती से अपने हित को समझना पड़ेगा। दुर्भाग्य यही है कि यहाँ की जनता ऐसे चक्रव्यूह में उलझ के रहेगी, उसको अपने खुद के हित का पता नहीं चल रहा है। और अगर ये बीच में भी कुछ लोग बांसवाड़ा में आए थे, जिन्होंने काफी कुछ प्रयास किए थे, घंटाली क्षेत्र में उन्होंने अपने वो बनाए थे, तो ये सारी चीजें सामने है। तो अगर समय रहते आप जागे नहीं, और जागने का मतलब ये कि आपको खुद पहचानना पड़ेगा कि मेरा भला करने वाला कौन है। अच्छा और बुरा आपको पहचान, अच्छे बुरे की अभी आप पहचानी। अभी आप भेड़ चाल चल रहे हो, भेड़ चल रहे हो, एक ही बीजेपी चल रही है। हाँ, यही होता, यही चल रहा है ना। आपको उससे बाहर निकलना पड़ेगा। अब पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग जो नौकरी पे लग गए, अगर वो भी इस चीज को नहीं समझ पा रहे, क्योंकि इस चुनाव में मैंने देखा है। अच्छा, अभी चुनाव बिल्कुल नहीं। हाँ, ये विधानसभा हो या लोकसभा चुनाव हो, सरकारी कर्मचारी, अरे भैया तू तो पढ़ा लिखा आदमी, समझदार आदमी, नौकरी पा चुका आदमी, क्या तुम भी इन चीजों को नहीं बता सकते जो मैंने आरक्षण का आपको बताया? बिल्कुल, हाँ, नहीं पता बहुत से लोगों को। ये तो आज मैं 80% लोगों को आज मालूम पड़ेगी आपके द्वारा। तो यही मैं आपको बता रहा हूँ, ये समझ आपको टापरे तक पहुंचानी होगी, अगर बांसवाड़ा का हम सब मिल के भला चाहते हैं। अब आप देख लो, बाप पार्टी के 1-2 नेताओं के मैंने पढ़ा हुआ फेसबुक पे, और उन्होंने के सामान्य लोगों को भी साथ में लेना ही पड़ेगा। तो समझ धीरे धीरे विकसित होती है। आप कल तक एक दूसरे को विरोधी मान रहे थे, या एक दूसरे को बस 2 राजनीतिक शेरों की तरह मान रहे थे कि इधर भी शेर, इधर भी शेर, 2 बब्बर शेर। अब बब्बर शेर नहीं है। अब ये है कि नहीं भैया, कहीं भी जरूरत है और मेरी भी जरूरत है। एहसास हो रहा। अगर आप फेसबुक व्हाट्सएप ये देखोगे, तो ये सुखद संदेश मिलता है। मतलब ठोकर खाने के बाद ही मालूम पड़ता है। बिल्कुल, ये ठोकर कहीं ना कहीं लग चुकी है। और सबसे खुशी की बात आपके और हमारे लिए ये है कि इस चीज को
मीडिया, सोशल मीडिया के जरिए महसूस किया जा सकता है कि जो बाप के भी नेता थे या आपके भी नेता थे, वो अब अपने पे आ गए। बाप नहीं, अब अपना। और यही अपना जिस दिन पूरा होगा, हम लोग शांति से, सुकून से आगे बढ़ते चले। तो कुल मिला के वही जो पुराने, जो अपने बाप दादा भी कहते आए थे और अपने सुनते भी आए थे कि आओ मिलकर चले हिंद के वासियों। जी। राहत इंदौरी का बहुत प्यारा शेर है, हम अपनी जान के दुश्मन को भी, हम अपनी जान के दुश्मन को भी अपनी जान कहते हैं, अपनी जान कहते हैं। बिल्कुल, इसीलिए मोहब्बत की इस माटी को हिंदुस्तान कहते हैं। क्या बात है साहब, इसीलिए मोहब्बत की इस माटी को हिंदुस्तान कहते हैं। यही हिंदुस्तान हमारा, यही माटी है, यही आप है, यही हम है, और यही विचार है जो लोगों तक टूट सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक श्रीमान जी, वरिष्ठ पत्रकार, आप BN बांसवाड़ा न्यूज़ चैनल पर एक बार और पधारे। जी, तो आशा करते हैं कि आप हमारे इस चैनल पे आते रहेंगे और वागड़ की इस जनता को अपने विचारों से, देश हित और जनहित के जो आप विचार बताते हैं उससे अवगत कराते रहेंगे। जी बिल्कुल, हमारा एक ही उद्देश्य है, एक ही लक्ष्य है, सत्य के साथ चलना है और सत्य के साथ वे लोगों को चलाना भी है। सत्य में आप मीडिया जगत से हो, लेकिन समाज के प्रति जो आपका दायित्व है, क्षेत्र के प्रति जो आपका दायित्व है और राष्ट्र के प्रति आपका दायित्व है, उसका निर्वहन करके चौथे स्तंभ का जो मान मर्यादा है उसको रखने होगी, उसको रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय भारत। BN बांसवाड़ा न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक और शेयर भी करते रहें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप न्यूज़ चैनल को फॉलो करें।